नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नर्सेज के 1564 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी वो 31 मई से उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है। और बहुत सारे सवाल आज बेरोज़गार नर्सेज के, जो उत्तराखंड के बेरोज़गार नर्सेज हैं, उनके दिमाग में चल रहा है। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो उनके दिमाग में चल रहे हैं। सबसे पहला सवाल, क्या बाहरी राज्यों के जो कैंडिडेट हैं वो बाहर होंगे? इस मामले में जब राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड या जितने भी बाहरी राज्यों के कैंडिडेट हैं, जब वो परमिशन लेके आए तो हाईकोर्ट ने उनको फॉर्म भरने के लिए, आवेदन करने के लिए परमिशन दे दी। सिर्फ और सिर्फ आवेदन करने के लिए परमिशन दी गई। उनको इस भर्ती प्रक्रिया में चयनित करना है या नहीं करना है, ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि जो नर्सिंग अधिकारी का पद है वो ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। और उत्तराखंड के अंदर ग्रुप सी की जो भी भर्तियां होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के जो मूल निवासी है उन्हीं को प्राथमिकता दी जाती है। बाहरी राज्यों के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो साथियों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और ये जानकारी हमारे पास, सबके पास होनी चाहिए। गवर्नमेंट का एक रूल है, हमको समझना होगा। गवर्नमेंट का एक रूल है कि ग्रुप सी की जितनी भी भर्तियां होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य के लोगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी बाहर के जितने भी कैंडिडेट बाहरी राज्यों के होंगे उनको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, उनके आवेदनों को स्वीकृत नहीं किया जाएगा। कोई बात नहीं, स्वीकृत कर लिया तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ये सभी लोग बाहर हो जाएंगे। अब दूसरा सवाल बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, क्या ओवरेज वालों को इस भर्ती प्रक्रिया में रखा जाएगा या नहीं। मैं जो भी बातें बता रहा हूँ वो मैं जितने भी हाई कोर्ट के वकील हैं उनके साथ डिस्कस करके तब मैं ये बातें आपके सामने रख रहा हूँ। अपने मन से मैं कोई भी बात नहीं कह रहा हूँ। और लगातार माननीय उच्च न्यायालय के जितने भी एडवोकेट हैं उनसे हमारी बात हो रही है। और इस केस को, जो बाहरी राज्यों वाले केस है, जो ओवरेज वाले केस हैं, इन केसेस को भी हम स्टडी कर रहे हैं। तो साथियों, जो ओवरेज वाले मामले हैं इसमें भी कहीं ना कहीं ओवरेज वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको झटका लग सकता है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि ऐसा क्यों। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उत्तराखंड के अंदर जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं चल रही है, जो कोविड के टाइम पर अटक गई थी और उसके बाद में शुरू हुई, उन सभी भर्ती प्रक्रियाओं में जितने भी आवेदन करते हैं, अगर किसी की एज निकली है, कोई ओवर एज हुआ है, तो उसको एज रिलैक्सेशन किसी भी भर्ती प्रक्रिया में नहीं मिला है। तो इस बिहाफ पर यह हो सकता है कि नर्सिंग अधिकारी के पदों पर भी ओवरेज वालों को एक झटका लगे और उनके आवेदन कैंसिल कर दिए जाएं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हो सकता है उनको बाहर कर दिया जाए। मैं ये अभी भी कह रहा हूं कि 50% चांस जो है उनको बाहर करने के बन रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वकीलों का कहना है। उनसे हमारा जब डिस्कस हुआ तो उन्होंने कहा ये कोई भी चैलेंज कर देगा। अगर ऐसा होता है कि ओवरेज वालों को लिया जाता है तो ये चैलेंजेबल है, इसको चैलेंज किया जा सकता है कि आपने ओवरेज वालों को कैसे ले लिया। बाकी जितनी भर्तियां हुई उसमें तो एज रिलैक्सेशन आपने दिया नहीं, सिर्फ इसी में क्यों। तो कहीं ना कहीं उनको भी एक बहुत बड़ा झटका इसमें लग सकता है। बाहरी राज्यों के जो कैंडिडेट है वो तो खुले तौर पर बाहर होंगे, उनके लिए सीधा सीधा सा प्रावधान है। उत्तराखंड के अंदर नर्सेज की जो भी भर्ती प्रक्रियाएं होती है उसमें ग्रुप सी की जो भी भर्तियां होती है उसमें बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स को नहीं लिया जाता है। तो इसमें बाहरी राज्यों का मुद्दा बहुत बड़ा नहीं है। सबसे मेन मुद्दा जो हमारा है वो है कि मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर आज वित्त विभाग कह रहा है कि इसमें एग्जाम होना चाहिए। तो मैं आपको इस पर भी थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं। ये भर्ती प्रक्रिया कभी भी हो, ये भर्ती प्रक्रिया जब भी होगी, इसमें एग्जाम नहीं हो सकता है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का डिसीजन है। माननीय उच्च न्यायालय में जब सरकार द्वारा अपना पक्ष रखा गया 24 अक्टूबर को, जब उसमें डिसीजन आया तो उसमें जो नियमावली रखी गई थी वो
चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की नियमावली थी। कहने का मतलब स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज दोनों की नियमावली थी और दोनों में केस चला था। उस जो भर्ती प्रक्रिया शुरू में स्टार्ट हुई थी उसमें मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग दोनों के पद थे और उसी पर माननीय उच्च न्यायालय ने डिसीजन भी दिया कि स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज दोनों विभागों में जो पद निकाले गए हैं उनको वन टाइम सेटलमेंट के तहत वर्षवार नियुक्ति के द्वारा भरा जाए। सरकार ने बाद में इसमें जब डिसीजन आया उसके बाद सरकार ने क्या किया, स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर तो विज्ञप्ति जारी कर दी, लेकिन मेडिकल कॉलेज के पदों को छोड़ दिया। अब सुनने में आ रहा है कि वित्त विभाग इसमें जो है ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता वित्त विभाग इसमें ऑब्जेक्शन करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन करना हो अगर करना ही होता तो कार्मिक विभाग करता। वित्त विभाग का तो कोई लेना देना ही नहीं है, वित्त विभाग ऑब्जेक्शन कर ही नहीं सकता है। फिर भी अगर वित्त विभाग ऑब्जेक्शन कर रहा है तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है, वित्त विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जब फाइल गई थी तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमको समझना होगा कि वित्त विभाग अगर ऑब्जेक्शन कर ही रहा है तो स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जब फाइल गई तो वहाँ वित्त विभाग ने ऑब्जेक्शन करना चाहिए था और वहाँ पर कहना चाहिए था कि इसमें एग्जाम होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इससे सीधे सीधे से क्लियर हो जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें वर्षवार नियुक्ति ही मिलेगी मेडिकल कॉलेज के पदों पर जब भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन हमको क्या करना है, जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करवाना है और उसके लिए हम सबको एक होकर आगे आना होगा। अब एक बात और है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हम कुछ लोग चिकित्सा चयन बोर्ड गए थे। वहां जब हमने बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स को बाहर करने की बात कही, हमने कहा कि बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स तो इसमें आ ही नहीं सकते हैं, तो उस समय चिकित्सा चयन बोर्ड का कहना था कि ये हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना हम नहीं कर सकते हैं, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। हाईकोर्ट ने उनको फॉर्म भरने की परमिशन दी है तो फॉर्म उनका एक्सेप्ट हमें करना पड़ेगा। तो साथियों, एक तरफ तो हाईकोर्ट के आदेश के सम्मान की बात कही जाती है और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि इसमें एग्जाम होगा, जबकि यहाँ पर हाईकोर्ट का डिसीजन है कि इसमें वन टाइम सेटलमेंट के तहत वर्षवार नियुक्ति दी जाएगी। तो आप खुद समझिए कि चल क्या रहा है। कहीं ना कहीं हम गुमराह हो रहे हैं, हमको बहुत शांति से काम करना है। 23 तारीख को 23 मई 2023 को ओवरेज वाले मामले में और बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स के मामले में डिसीजन आना है। उसमें क्लियर हो जाएगा कि इनको सरकार ने बाहर करना है या फिर इनको सरकार इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर रही है, इस भर्ती प्रक्रिया में इनका चयन कर रही है। अगर सरकार इनका चयन प्रक्रिया शुरू करती है इनकी, तो उसमें फिर हम दोबारा से माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं कि ग्रुप सी, क्योंकि ग्रुप सी का तो सीधे सीधे से है, ग्रुप सी का रूल है। ग्रुप सी के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उन्हीं को उसमें प्राथमिकता मिलेगी, बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स को प्राथमिकता नहीं मिलेगी। तो सीधे सीधे से तौर पर बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट का रास्ता भी हमारे पास बचा हुआ है। और दूसरा, मेडिकल कॉलेज के पदों पर मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेडिकल कॉलेज के पदों पर वर्षवार नियुक्ति ही होगी, एग्जाम का प्रावधान इसमें आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास डिसीजन की कॉपी है। तो इसके लिए भी आप लोग निश्चिंत रहे। लेकिन हमको करना क्या है, मेडिकल कॉलेज के पदों पर जल्द से जल्द विज्ञप्ति निकालने के लिए हमको कहीं ना कहीं क्या है, सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, नेता मंत्रियों से मिलना पड़ेगा। और मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, सभी लोग कह रहे हैं देहरादून आओ, देहरादून आओ। देहरादून आओ कहने से नहीं होता है, आप अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं। मैं उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेस से एक निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने स्तर पर भी तो काम कीजिए, एक या दो लोगों को मत देखिए। क्योंकि जब हम देहरादून आते हैं तो उस समय सिर्फ 2 या 3 लोग वहां पर उपस्थित रहते हैं, बाकी लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एसक्यूज होता है। और आज भी एसक्यूज ही होगा और कल भी एसक्यूज ही रहेगा, ये हमें पता है। अगर सही मायने में आप चाहते हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज पर जो भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है वो जल्द से जल्द शुरू हो, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जितने भी आपके क्षेत्र के विधायक हैं उनको ज्ञापन दीजिए, अपने डीएम को ज्ञापन दीजिए, अपने एसडीएम को ज्ञापन दीजिए, आपके यहाँ पर जितने भी
राजनीतिक पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके माध्यम से आप ज्ञापन देना शुरू कीजिए। अगर सही मायने में आपको लगता है कि हाँ, मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर भी जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए। अगर आप ये सब करते हैं, 1 हफ्ते का प्रोसेस है, अगर 1 हफ्ते तक अगर आप लोग या 10 दिन तक आप लोग लगातार ये करते हैं, तो उसके बाद हम तुरंत सब लोग देहरादून आएंगे। लेकिन उससे पहले आना बेकार है। इसलिए बेकार है क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब लोग सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में हीरो बन रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग खाली की बातें कर रहे हैं कि आओ आओ हम आएंगे, 20 लोगों को लेके आएंगे, 10, कोई नहीं आता है। मैं खुद कई बार देख चुका हूँ। सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ी बड़ी बातें ग्रुप में ही की जाती है और जब आने का नंबर आता है तो सबके पास एक्सक्यूज़ हो जाता है। तो साथियों, पहले आप अपने क्षेत्र में अपने विधायकों को, अपने जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं उनको ज्ञापन दीजिए। और ऐसा नहीं कि एक ज्ञापन आज दे दिया तो उसके बाद फिर सो गए। अगर आज आप अपने विधायक को ज्ञापन दे रहे हैं तो फिर उसके बाद अपने डीएम को ज्ञापन दीजिए, अगले दिन आप एसडीएम को ज्ञापन दीजिए, अगले दिन आप फिर क्या बोलते हैं अपने जो विपक्षी दल है उनको ज्ञापन दीजिए। प्रेशर तभी तो बनेगा, तभी तो हमें भी विश्वास होगा कि आप लोग आएंगे। कैसे विश्वास कर ले? लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में कह रहे हैं कि बबलू भाई आप देहरादून पहुंचो, वहां से कुछ नहीं होगा। ऐसे नहीं होता है। मैं तो हर बार पहुंच रहा हूं देहरादून, आप लोग ही धोखा दे रहे हैं हर बार। तो साथियों, सब लोग देहरादून तब पहुंचेंगे जब अपने अपने क्षेत्र में सब लोग सक्रिय होंगे, अपने अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायकों को, प्रशासनिक अधिकारियों को और विपक्षी पार्टियों को ज्ञापन देंगे। और अपने अपने क्षेत्र में जब सब लोग पुरजोर कोशिश करेंगे मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए, तभी हम लोग देहरादून पहुंच पाएंगे और तभी एक अच्छा आंदोलन खड़ा हो पाएगा। उम्मीद करता हूं सभी लोग जो मैं बता रहा हूं इन चीज़ों को करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा होगा और वहाँ विज्ञप्ति आ जाएगी। बस ज़रूरत है तो हम लोगों को एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की, एक दूसरे के भरोसे ना बैठें। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी कह रहे थे कि बबलू भाई उनको लाइए, इनको लाइए, उनसे बात कीजिए, वो अच्छा आंदोलन कर सकते हैं। अगर दूसरों को ही लाना है तो फिर आप उन्हीं से बात कर लीजिए। हम जो इतने सालों से लगे हैं, हमारा काम करना बेकार है फिर? कुछ लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे थे, आप उनसे बात कीजिए, वो हमारा आंदोलन अच्छा लड़ देंगे। कोई हमारा आंदोलन क्यों लड़ेगा जब आप ही अपने घर से नहीं निकल रहे हैं? आपके पास हमेशा एक्सक्यूज़ होता है। आप कितनी बार आंदोलन में आ रहे हैं? ये चीज़ पहले आप अपनी कमियां दूर कीजिए। अपने अपने क्षेत्र में आप अपने अपने विधायकों को पकड़िए, उनको ज्ञापन दीजिए, प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दीजिए। उसके बाद देहरादून मिलते हैं। और मुझे उम्मीद है आप लोग ये बहुत जल्द शुरू करेंगे, कल से ये काम शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।